Very good morning, student. As you know, we are doing chapter 1 of History, Nationalism in Europe, and in yesterday video, we have completed page number 10. I am repeating page number 10 again. In 1815, representative of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon. नेपोलियन को जो वाटरलू के मैदान में ब्रिटेन, रशिया और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर हराया था, उसके बाद इन्होंने वियना में एक जो समिट है, जो एक मीटिंग है वो की, और उसमें उन्होंने वियना ट्रीटी पर सिग्नेचर किए और नेपोलियन के जो स्टेट थे उन सब का सेटलमेंट किया। उसमें हमने रीड किया था कि बारबोन डायनेस्टी को दोबारा से पावर में लाया गया और फ्रांस के जो बाउंड्री पर कई और छोटे छोटे स्टेट बनाए गए, जिससे कि फ्रांस आगे फिर अपने टेरिटरी को ना इंक्रीज कर सके। ये कल तक आपका ये टॉपिक हो गया था। आज हम पेज नंबर 11 पे कंजर्वेटिव रिजाइम के बारे में ले रहे हैं। कंजर्वेटिव रिजाइम बच्चों क्या होता है कि बहुत रूढ़िवादी रिजाइम होता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत रूढ़िवादी होती है और वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, और उनका जो रूल होता है वो ऑटोक्रेटिक रूल होता है। मीन्स ऑटोक्रेटिक रूल का मीन्स होता है कि वो किसी की नहीं सुनते, वो अपने जो मन मर्जी का रूल है वो वैसे रूल करते हैं। वो हम वहाँ पर पीपल की आवाज़ को, उनकी डिमांड को नहीं सुना जाता। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर्क ऑटोक्रेटिक। जो कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप हुआ 1815 में यूरोप में, वो बहुत ऑटोक्रेटिक था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। वो क्रिटिसिज्म को तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे, और जो भी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के बारे में क्वेश्चन उठाता था उसको वो ख़त्म कर देते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल वट वॉज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। और वो लोगों की जो लिबर्टी और फ्रीडम को बिल्कुल उन्होंने छीन लिया था। इवन कि जो न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग थे, उनको उन पर भी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था। कोई भी पीपल अपनी मर्जी से कुछ भी अपने जो व्यूज़ है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। इससे रिलेटेड ये आपको एक बच्चों पिक्चर भी दी हुई है, ये देखिए। इसमें क्या है कि जो मीटिंग चल रही है, लेकिन इसमें किसी को भी बोलने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ एक जो पावरफुल जो रूलर है वो ही बोल रहा है, बाकी सब बैठे हैं लेकिन वो सब उसको ही सुन रहे हैं। तो ये ऑटोक्रेटिक जो रूल होता है वो ऐसा ही होता है, वो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं करने देते। अब इसके बाद आता है बच्चों आपका पेज नंबर 12। यहाँ पर आता है रेवोल्यूशनरी। जब गवर्नमेंट इस टाइप की गवर्नमेंट होती है तो पीपल के मन में जो है वो अनसेटिस्फेक्शन रहता है और वो उसको ओवरथ्रो करने की सोच रहे हैं। तो ये जो कंजर्वेटिव रिजाइम था बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक था और रिप्रेसिव रूल था। During years following 1815, the fear of repression drew many liberal nationalists underground। और जो लिबरल रूल लाना चाहते थे उन्होंने वो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड वो ना होते तो वो जो कंजर्वेटिव रिजाइम है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, वो उनको मार देती। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। और उन्होंने अंडरग्राउंड होकर अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिससे कि वो अंदर ही अंदर अपनी जो पावर है, अपनी जो ताकत है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और कंजर्वेटिव रिजाइम के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन करके अपने जो कंट्री है उसको फ्रीडम दिलवा सके। जैसे हम इंडियन ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया था, रेवोल्यूशन की थी। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। उस टाइम रेवोल्यूशनरी उसको ही माना जाता था जो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करता हो। मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमने जो फर्स्ट पेज पे रीड किया था नेशन स्टेट, ये जो सारे रेवोल्यूशनरी थे वो कैसा स्टेट बनाना चाहते थे, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। और इसी में एक जो रेवोल्यूशनरी था वो था गोस्पे मैजनी। ये रहा गोस्पे मैजनी, ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी था। इसका बर्थ हुआ था 1807 में जिनेवा में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी एज अ यंग मैन ऑफ 24। और 24 की एज में ही इसे देश निकाला मिल गया था। क्यों? क्योंकि इसने लिंगुरिया में रेवोल्यूशन की थी। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड two more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Berne। इसने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई, फर्स्ट यंग इटली मर्सलीज में बनाई और यंग यूरोप बर्ने में बनाई। हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। और उसके जो मेंबर बनाए ना सीक्रेट सोसाइटी के, वो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के यंग पर्सन जो हैं उसके मेंबर बनाए गए।
Majni believed that God had intended nation to be the natural unit of mankind. So Italy could not be continued to be a patchwork of small states and kingdom. मैजनी का विश्वास था कि जो लैंड है, ये जो अर्थ है, ये सारी भगवान की है, गॉड की है, और हम सब गॉड के चिल्ड्रन हैं, तो इस पर हम सबका राइट है, इसमें कुछ कुछ लोगों का कोई राइट नहीं हो सकता। तो बच्चों ये ना आपका जो गोस्पे मैजनी है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, तो इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। गोस्पे मैजनी वाज बोर्न इन जिनेवा 1807 से लेकर ये आप यहाँ तक कर लीजिए किंगडम, इसके यहाँ तक आप 3 पॉइंट्स बना लेना और आपका फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका पेज नंबर 13 पर, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, कि यूरोप में जो 1830 से और 48 यानी 18 साल तक जो रेवोल्यूशन हुई उसके बारे में इस सब टॉपिक में बताया हुआ है। द पीरियड बिटवीन 1830 टू 48 इज सिम्बलाइज विद द एज ऑफ रेवोल्यूशन। इस पीरियड को यहाँ पर एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। द फर्स्ट अपहाइवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। सबसे पहला फर्स्ट हैवल 1830 में फ्रांस में आया। आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रांस में तो पहले ही रेवोल्यूशन हो गई थी 1718 में, तो अब ये दोबारा कैसे हो गई, लेकिन अब तक आते आते फ्रांस में भी कंजर्वेटिव रूल इस्टेब्लिश हो गया था। द बार्बन किंग वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। और जो हमने सेटलमेंट में रीड किया था ना 1815 में, जो वियना समिट हुआ था, उसमें भी मैंने बताया था कि बार्बन फैमिली को दोबारा से पावर में लाया गया था। लुई 16 को तो मार दिया था, लेकिन उसकी जो डायनेस्टी के जो अलग और फैमिली में जो अलग पीपल थे वो पावर में आ गए थे। अब उनको फिर से दोबारा ओवरथ्रो किया गया। लुई फिलिप्स वन मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, और फ्रांस का जो लुई फिलिप्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। बेल्जियम गोट सेपरेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। ये बच्चों इसमें आप और भी कुछ है ये आप रीड करना। मेन जो इसमें एक टॉपिक और आ गया, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ग्रीक है वो एक बहुत ही एंशियंट कंट्री माना जाता है, और ग्रीक एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ग्रीक को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल माना यानी झूला माना जाता है। और सभी जो एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम अम्पायर, और ये ओटोमन अम्पायर के अंडर था। तो यहाँ पर जो मुस्लिम अम्पायर के अगेंस्ट में जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हो गया। इंग्लिश पोइट हुए हैं लॉर्ड बायरन, बहुत फेमस पोइट हुए हैं ये। He collected funds and later went to fight in the war where he died of fever in 1824। 1824 में वहाँ पर इन्होंने भी वॉर के लिए फंड इकट्ठा किया, लेकिन फीवर के कारण इनकी 1824 में डेथ हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्सेस्पोल ऑफ 1832 रिकोगनाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्सेस्पोल से जो ग्रीक है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। ये भी आपका बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसको भी आप यहाँ से जो है इधर से एन इवेंट से लेकर ये पूरा कंप्लीट पैरा आप मार्क कर लीजिए, और इसमें से कोई भी 3 पॉइंट आप उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे गोस्पे मैजनी है, सेकंड ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका पेज नंबर 13 पर 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, की इसमें जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो क्या कोई रोल प्ले करते हैं इस फ्रीडम स्ट्रगल में? यस बच्चों, बिल्कुल करते हैं। ये अभी जो 3rd चैप्टर आएगा उसमें भी आएगा कि कंट्री, जब हमारी कंट्री में हम ब्रिटिश के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब कल्चर और लैंग्वेज ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो यही चीज़ इसमें भी आई है कि कल्चर और लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कल्चर में क्या आता है, जैसे कल्चर में पेंटिंग है, सॉन्ग है, प्ले है, जिसके थ्रू लोगों के मन में जो नेशनलिज्म की जो भावना है, जो देशभक्ति की भावना को इनकरेज किया जाता है, और लोग भी फील करते हैं कि हमें भी अपनी कंट्री के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है, अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। कल्चर प्लेड अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन थ्रू आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक। इट हेल्प टू एक्सप्रेस एंड अराउज नेशनलिस्ट फीलिंग, और ये नेशनलिस्ट फीलिंग को अराउज करता है, उभारता है।
इसमें पेज नंबर 15 पर बच्चों ये लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन है। ये भी आपका शायद ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका कि हाउ लैंग्वेज प्लेड अ रोल इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो लैंग्वेज टू प्लेड एन important role in developing nationalist sentiment. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed revolution against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gathering and or religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. कि जैसे जो पोलैंड में रशिया का डोमिनेंस था तो वहाँ वो चाहते थे कि रशियन लैंग्वेज का यूज़ हो, लेकिन वहाँ के जो पीपल थे उन्होंने रशियन लैंग्वेज को मना कर दिया था, जिसके कारण जो उनको पीपल को यानी कि जो चर्च में जो प्रीस्ट थे या उनको पनिशमेंट दी गई और उनको रशिया से बाहर भेज दिया गया, जिन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम रशियन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा टूल होता है स्टूडेंट की जो लोगों को एक करता है, उनमें यूनिटी लाता है। अपनी लैंग्वेज में अगर हम सारे पीपल बात करते हैं तो उससे कंट्री में क्या होता है, इंटीग्रेशन आता है। अभी आप देखिए जो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगा उसकी अपनी एक लैंग्वेज होगी। जैसे हमारी कंट्री में वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन जो एक हमारी मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है। एक लैंग्वेज एक ऐसा टूल होता है जो पीपल को पीपल के साथ कनेक्ट करता है। तो ये हो गया बच्चों नेक्स्ट इसी पेज का, पेज नंबर 15 का आपका जो 3.2 है, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, कि जो यूरोप में उस टाइम कैसी स्थिति थी कि बच्चों यूरोप में उस टाइम, जैसे आज हम देखते हैं यूरोप बहुत प्रोस्पर और रिच कॉन्टिनेंट माना जाता है, लेकिन जब ये हम कब की बात कर रहे हैं 1830 से 48 की, उस दौरान जो यूरोप की हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इन 1848 ए रेवोल्यूशन लेड बाय द लिबरल्स also took place. They made demands for constitutionalism with national यूनिफिकेशन। उस टाइम ये जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री चलाया जाए, ये जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा उठी हुई थी। इन द जर्मन रीजन से लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट्स फॉर एन ऑल जर्मन्स नेशनल असेंबली। A constitutional German nation was drafted, which was to be headed by monarch subject to a parliament। यानी कि ऑलमोस्ट कंट्रीज़ में उस टाइम क्या था, रेवोल्यूशन चल रही थी और वहाँ पर एक डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए कंट्री के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल चलाया जाए। तो 1814 में ये जो था, ये जो सारा जो चल रहा था। हंगर हार्डशिप में बच्चों क्या आएगा, द 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप ऑन यूरोप। सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला जो ईयर था वो 1830 था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा एन एनमरस इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड ऑल ओवर यूरोप विच गेव टू अनएम्प्लॉयमेंट। यूरोप में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो कोई भी पीपल की डिमांड को नहीं सुन रही थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव एन ओवर क्राउडेड स्लम्स, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी इनक्रेज नहीं किया जाता था, फार्मर को कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। तो वहाँ के जो पीपल है वो बेरोज़गारी के कारण सिटीज़ में, शहरों में आना स्टार्ट हो गए और शहरों में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि लोग स्लम में रहने पर मजबूर हो गए। सम प्रोड्यूसर इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद टफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट टू ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जैसे हमारी कंट्री में होता था कि ब्रिटिश क्या करते थे, फिनिश्ड गुड को ब्रिटेन से यहाँ मंगवाते थे और वो यहाँ कंट्री में बेचते थे, जिससे कि यहाँ की जो कामगार थे, यहाँ की जो मिलें थी वो सब बंद हो गई थी, यानी वो चल नहीं रही थी। तो यहाँ पर जो पॉवर्टी ज़्यादा आ गई, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास कोई काम नहीं था, जो चीज़ें थी वो बन के वहाँ से आ जाती थी। तो ऐसे ही यूरोप में चल रहा था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, वो जो इम्पोर्ट करती थी सभी चीज़ों का, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा जो पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था उन कंट्री में। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, पीजेंट स्ट्रगल अंडर द
बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ओब्लिगेशंस। लेकिन इन सारे ये जो रीजन में यूरोप में जो गवर्नमेंट थी, एरिस्टोक्रेसी जो क्लास थी, वो अपनी पावर को इंजॉय कर रही थी। पीपल भूख और बेरोजगारी में दुखी थे, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो इंजॉय कर रही थी। पीजेंट स्ट्रगल कर रहा था किसके अगेंस्ट में, फ्यूडल ड्यूज के बारे में, चाहे उसकी हार्वेस्टिंग होती या नो होती, लेकिन उसको ड्यूज जो है ना वो पे करने होते थे। द राइज ऑफ फूड प्राइस और a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and security। किसी भी वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से या अदर यानी किसी रीजन की वजह से, अगर हार्वेस्टिंग यानी फसलें ख़राब हो जाती ड्राउट की वजह से या फ्लड की वजह से, तो भी जिसके कारण फूड के जो प्राइस है मार्केट में वो इतने बढ़ गए थे कि आम आदमी उसको ख़रीद नहीं पा रहा था, जिसके कारण पूरे जो शहर में, पूरी कंट्रीज़ में क्या है, पीपल रोड पर आ गए थे अपनी डिमांड को उठाते हुए कि भी हमें, जो गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड की कि हमें भी जो फैसिलिटीज़ है वो दी जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो रूल है वो चलाया जाए। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्राउट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। और फूड शॉर्टेज के कारण जो पीपल है वो रोड पर आकर स्ट्रगल, उन्होंने जो स्लोगन है या जो नारेबाजी है वो स्टार्ट कर दी। ये बच्चों आपका ये सारा इधर से कंप्लीट हो गया। पीजेंट अपराइजिंग, ये जैसे मैंने अभी बताया, ये देखिए किस तरह से लोग रोड पर आकर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ये देखिए इसमें दिया हुआ है। वो चाह रहे थे कि नेशनल असेंबली में सभी को पार्टिसिपेशन मिले। ये 3.3 पे 1848 में द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, तो इसमें भी मैंने आपको बता दिया जो लिबरल ने रेवोल्यूशन की 1848 में, और उन्होंने क्या क्या डिमांड की थी कि डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशन असेंबली, ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन वाज ड्राफ्टेड विच वाज टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। ये सारा बच्चों आप रीड करेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसके अंदर एक न्यू वर्ड है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मीनिंग होता है अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स। जो कि मैन और वुमेन को इक्वल रखते हैं, उनको फेमिनिस्ट कहा जाता है। बच्चों इस जो वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया। नेक्स्ट जो जितना चैप्टर बचा वो आपकी 3rd वीडियो में कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ओके बाय।